हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि बहुत बढ़िया होंगे। आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। आप लोग स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे अगर सीईटी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो लास्ट बैच के नाम से बैच है, ये लेटेस्ट बैच है। इसमें बजट हरियाणा का है वो भी अपडेट कर दिया गया है। जनवरी फरवरी मार्च इन 3 महीने के हरियाणा करंट अफेयर्स भी अपडेट कर दिए गए हैं। बाकी रिमेनिंग भी अपडेट कर दिए जाएंगे जल्दी। तो आप इस बैच को स्टार आईक्यू एप्लीकेशन से जो है ना वो अवेल कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैच है आपके लिए और जिसमें सारा कंटेंट है, तो इसमें आपको कोई भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है या बहुधान्यक्य प्रदेश कहा गया है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपार धन की भूमि। अपार धन की भूमि, तो भरपूर अनाज बहुधन्यक्य या बहुधन अपार धन के रूप में जाना करते हैं इसको। तो देखो, बहुधन्यक्य जैसे वर्ड होता है, इसमें भरपूर अनाज है, और अपार धन का मतलब बहुधन है। तो बहुधन जो है ना, ये अपार धन से रिलेट करता है ये। इस युद्ध में कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, और महाभारत का जो उच्चतम नैतिक सिद्धांतों से जो है ना लड़ा गया युद्ध था। दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध युद्ध, भागवत गीता का जो उपदेश है, ये सब चीज़ें जो है ना यहाँ से देखने को मिली है। महाभारत ग्रंथ की रचना संत वेदव्यास जी के द्वारा की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के को महाकाव्य, या कह सकते हो आप लोग एक प्रकार से इसको पंचम वेद भी कहा करते हैं, ठीक है ना। पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं महाभारत को। और इसके अलावा जो है ना आप लोगों को एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि हरियाणा में, जैसे आप लोगों ने कभी कभी ये डिस्कॉम देखे हैं, इनको डिस्कॉम बोलते हैं। डिस्कॉम का मतलब है ये जो बिजली वाले खंभे ना, बड़े बड़े रावण के आकार से दिखते हैं तुम्हें ये। तो इसके नीचे देखो कितना कैचमेंट एरिया आ जाता है, जमीन तो रुकती है। अच्छा, इस जमीन का सरकार मुआवजा दिया करती है, पैसे दिया करती है। लेकिन अब ये पैसे की दर बढ़ गई है। ट्रांसमिशन लाइनों में उपयोग हुई जमीनों के लिए भूस्वामियों को अब उचित मुआवजा दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के बिना भूमि मूल्य के 200% की दर से टावर बेस एरिया का मुआवजा दिया जाएगा। और ट्रांसमिशन लाइन कॉरिडोर के भूमि मूल्य के 30% की दर से राइट ऑफ कॉरिडोर के लिए मुआवजे का प्रावधान होगा। मतलब पहले से अब इंक्रीमेंट कर दिया गया है परसेंटेज के हिसाब से, ताकि किसानों को ज़्यादा मुआवजे का लाभ मिल सके। हरियाणा के छात्रों को बस पास सुविधा अब कितने किलोमीटर तक मिलेगी? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए। देखो, पहले क्या होता था कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, दूसरे मतलब शहर में जाके स्कूल में पढ़ते हैं, या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ कहीं पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा 60 किलोमीटर तक अगर आपका एरिया है तो वहाँ तक आपको बस पास की सुविधा दी जाती थी। लेकिन अब ये आपको बस पास की सुविधा जो है ना 150 किलोमीटर तक के एरिया तक दी जाएगी। तो छात्रों के हित में हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया है, बस पास की सुविधा 60 किलोमीटर से बढ़ा के 150 किलोमीटर तक कर दी है। हरियाणा सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल है, कॉलेज है, संस्थानों के छात्रों को जो है ये लाभ मिलेगा। के साथ ही एक बात और है कि जो भी बच्चा 10वीं और 12वीं के अंदर 60% प्लस नंबर ले आता है, 60 या 60% ज़्यादा नंबर ले आता है, तो उनको हैप्पी कार्ड योजना का लाभ मिलेगा। ये हैप्पी कार्ड में आपको सबको पता होगा कि गरीब लोगों के लिए स्टार्ट की गई योजना है ये। लेकिन और उसमें क्या है, 1000 किलोमीटर तक वो साल के अंदर फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस हैप्पी कार्ड स्टूडेंट को जो मिलेगा ना, उसमें वो 1 साल तक 500 किलोमीटर तक फ्री यात्रा कर सकेंगे। परिवहन मंत्री हरियाणा के हैं असीम गोयल, इन्होंने इसके लिए घोषणा की है। ये पास जो है ना 6 महीने के आधार पे, मतलब 6 6 महीने के पास है ये बनेंगे। वैसे हरियाणा में शिक्षा मंत्री कौन है? सीमा त्रिखा। सीमा त्रिखा जो ना हरियाणा की है शिक्षा मंत्री। और हैप्पी कार्ड पे नॉर्मल जो है ना, वो उसमें क्या है बताया मैंने अभी आपको, 1,80,000 रुपये तक के कम आय वाले परिवारों के लिए 1,000 किलोमीटर हर साल परिवार के सभी सदस्यों को जो है ना 1,000 किलोमीटर की यात्रा में सफ़र करने का फ्री ऑफ कॉस्ट सफ़र कर सकेंगे इस कार्ड से। इसको कैसे बनवाना कैसे है? हैप्पी कार्ड के लिए 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस है, वो देना है। 15 दिन बाद हरियाणा रोडवेज के बस डिपो में जाके और मोबिलिटी स्मार्ट कार्ड जो पास है ना वो उपलब्ध यहाँ से ले सकेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट है आपको याद करने वाला सवाल। और इसके अलावा जो स्टूडेंट है ना, इनके लिए कोई 1,80,000 वाली या ऐसे कुछ वाली मतलब समय, वो चीज़ें नहीं है कि जैसे मान लेते हैं किसी के परिवार में इनकम 2 लाख की हो या 3 लाख की हो सालाना, तो उनका ये बनेगा नहीं वो स्टूडेंट। ऐसा कुछ नहीं है, इनके लिए इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जस्ट वो 10वीं में के या 12वीं में 60% नंबर ले आते हैं तो उनको 1 साल तक 500 किलोमीटर तक की यात्रा फ्री करवाएगी हरियाणा सरकार।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 12 से 14 जुलाई साल 2024 को हरियाणा के पिंजौर स्थित यादवेंद्र गार्डन में इस बार कौन सा मैंगो मेला लगेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार का मैंगो फेस्टिवल है, ये कौन सा 31वां मैंगो फेस्टिवल है जो 12, 13 और 14, वैसे आमतौर पे 2 दिनों का होता है ये, लेकिन पिछले 2-3 सालों से देखने को मिल रहा है ये 3 दिन इसका आयोजन हो रहा है, क्योंकि आजकल थोड़े कल्चरल सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह है ना, वो भी ज़्यादा होने लग गए हैं। तो गेट रेडी टू, जैसे अगर आप लोगों को मैंगो मीनिया है ना, आप अगर बहुत ज़्यादा मैंगो की तरफ आकर्षित हैं तो समझिएगा इस मेले में ज़रूर जाइएगा। हर प्रकार की वैरायटी आपको आमों की यहाँ पे देखने को मिलेगी। हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर ये वाला जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये लगता कहाँ पे? यादवेंद्र गार्डन में। 1992 से जुलाई के दूसरे सप्ताह में हरियाणा पर्यटन विभाग और बागवानी विभाग के द्वारा पिंजौर के ऐतिहासिक मुगल गार्डन में इस मेले का आयोजन करवाया जाता है। ये कब बना था? ये 1658 से 1707 का जो टाइम पीरियड था ना औरंगजेब का, उसी में ही इसको बनवाया गया था। तब मुगलों ने एक उद्यानों के रूप में बनवाया था, जिसकी तब राजधानी लाहौर हुआ करती थी। और इसको बनवाया था औरंगजेब के पालक भाई ने, और ये वास्तुकार भी थे जिनका नाम था मुजफ्फर हुसैन, जिनको कहा करते थे नवाब फिदई खान कोका। इनको ये भी कहते थे। ये औरंगजेब का जो ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट था ना, आयुध जिसको बोलते हैं, हथियार जिसमें रखते हैं, उस डिपार्टमेंट के भी मास्टर यही थे। 1775 में पटियाला के महाराजा अमर सिंह ने इसे सिरमौर स्टेट के राजा जगत प्रकाश से खरीद लिया। और एक अंग्रेज लेखिका चित्रकार है जिनका नाम है C.M. विलियर स्टुअर्ट। इन्होंने एक किताब लिखी है गार्डन्स ऑफ द ग्रेट मुगल्स 1913 में। उसमें इस गार्डन का जिक्र किया गया है। वैसे पता है क्या, औरंगजेब के पालक भाई इस फिदई खां कोका ने या मुजफ्फर हुसैन के द्वारा बनवाया तो गया था। ये इस बगीचे में एक बार आया था, आके यहाँ पे रुकने लगा, तो यहाँ के ब्राह्मणों ने चाल खेली थी ताकि ये रुके ना। ये लेके आया था, बहुत सारी महिलाएं लेके आया था, हरम होता था, तो हरम और बहुत सारी महिलाओं के साथ में आया था। तो इन्होंने अफवाह फैला दी थी कि यहाँ पे बहुत भयानक बीमारी फैल जाएगी, रहते हैं तो बहुत, ये जंगलों के बीच में था तो जंगलों में बहुत भयानक बीमारी फैली हुई है, इसकी वजह से तुम्हारी मौत हो सकती है, महिलाओं को गुंडे उठा के ले जाएंगे, ऐसे करके इसको बहुत डरा दिया था, मतलब धोखे से इसको डराया। तो ये भाग गया फिदई खान, और उसके बाद भी दोबारा कभी नहीं आया था ये। और उसके बाद में जो है ना, अंग्रेजों के टाइम पे ये अंग्रेजों ने जो उसका यूज़ किया ही था, के साथ साथ महाराजा जो थे, जिन्होंने इसको जंगली झाड़ियों से ढका बाग 19वीं सदी तक ब्रिटिश राज के दौरान ही रहा था। फिर उसके बाद में जो यादविंदर सिंह थे ना, पटियाला रियासत के महाराजा, उन्होंने इसको थोड़ा रिकंस्ट्रक्शन किया था, इसको कंप्लीट किया था। मतलब बना तो उन्होंने दिया ही था मुगलों ने, लेकिन ये बाद में जर्जर हो गया था, ख़त्म हो गया, तो इसको दोबारा ठीक किया था। इसी करके इसका नाम फिर यादवेंद्र गार्डन कर दिया है। मुगल लोग क्या करते थे, जो ये सॉरी आपके जो यादवेंद्र महाराजा और इनसे पहले जो महाराजा थे पटियाला के, वो क्या करा करते थे, इससे इत्र बनाया करते थे। इस बाग की छतों पर गुलाब वगैरह उगाया करते थे, फिर उससे इत्र बनाते थे गुलाब से। ये गुलाब से इत्र बनाने की प्रक्रिया जो है ना, ये नूरजहां जो थी ना, उसकी माँ अस्मिता जो है ना, उसके द्वारा वहां से स्टार्ट की गई पूरी प्रक्रिया है। जहांगीर के काल से गुलाब से इत्र बनाने की टेक्निक है। खैर, हरियाणा के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा? तो हरियाणा के जो हिसार जिले के अंदर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है उसको तैयार किया जाएगा, जिससे हिसार एयरपोर्ट से सटी 1605 एकड़ जमीन पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की योजना है। इसमें बहुत बड़ी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, जिससे औद्योगिक गतिविधि भी बढ़ेगी, हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां पैदा की जाएगी यहाँ पे। और इस प्रोजेक्ट पे जो है ना 4694.46 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। इससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बढ़ेंगे, बड़े बड़े कंटेनर है उनका भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। अम्बाला हिसार से पूर्व में 208 किलोमीटर दूर है, रेवाड़ी 156 है। लॉजिस्टिक हब वगैरह यहाँ पे बन जाएंगे, तो इन बाकी क्षेत्रों के अंदर जो है ना बहुत आसानी से यहाँ पे बिजनेस हो सकेगा। और कांडला बंदरगाह लगभग 1055 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और पीएम गति शक्ति योजना के तहत 21 जून 2024 को आयोजित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 73वीं बैठक में गैस पाइपलाइन, हाई स्पीड रेल और इसके अलावा जो यहाँ पे नेटवर्क और इंटरफेस कनेक्टिविटी की बात करने के लिए बैठक में सहमति हुई थी।
नागरिक उड्डयन मंत्री हरियाणा के हैं डॉक्टर कमल गुप्ता। उनके अनुसार जो है ना टोटल जमीन 1605 एकड़ है, उसमें से जैसे 61% लॉजिस्टिक के लिए, 2% वाणिज्यिक के लिए, 3% अर्ध सार्वजनिक के लिए हो गया, 2% आवास के लिए, 2% सर्विसेज के लिए, 15% हरित और जल निकाय के लिए, 15% सड़कों के लिए। तो ये ऐसे करके जो ना टुकड़ों में ये जमीन है वो यूज की जाएगी। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध में संलिप्त मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने में देश भर में कौन सा स्थान लिया? पहला स्थान। जो मोबाइल नंबर एक्चुअली साइबर क्राइम से रिलेट करते हैं उनको ब्लॉक कर दिया। हरियाणा पुलिस कब बनी थी? ये 1 नवंबर 1966 को ही बनी थी, जब हरियाणा बना था तभी ही बनी थी ये। और श्री शत्रुजीत कपूर जो आईपीएस अधिकारी हैं वही डीजीपी भी है हरियाणा के। हरियाणा पुलिस के डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो ना श्री शत्रुजीत कपूर जी हैं, ये याद रखना। साइबर अपराध में शामिल मोबाइल नंबर को ब्लॉक करने में हरियाणा सबसे टॉप पे है। 1 जनवरी से 31 अप्रैल तक देश भर में साइबर क्राइम के शामिल टोटल 5,46,000 मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिए, जिसमें से 1,11,349 मोबाइल नंबर हरियाणा पुलिस के द्वारा डायरेक्ट जो है ना वो ब्लॉक किए गए, कुछ साइबर सिक्योरिटी ब्रांच के द्वारा किए गए हैं ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिक्स मार्शल आर्ट्स में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? मिक्स मार्शल आर्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं संग्राम सिंह बने हैं, संग्राम सिंह बने हैं, ठीक है। और हरियाणा के रोहतक से संबंधित है ये। पूजा तोमर के बाद जो है ना मिक्स मार्शल आर्ट में फाइटर के रूप में शामिल होने वाले ये भारत के दूसरे बने हैं, पुरुषों में पहले बने हैं। इनका जन्म 1985 में रोहतक के अंदर हुआ था, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए एक सवाल है कि बाल मुकुंद गुप्ता हरियाणा के कौन से साहित्यकार हैं? संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी? बताइएगा इसके बारे में विस्तार से। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। राधे राधे।